दोस्त, आज हम लोग पार्ट थर्ड वीडियो देख रहे हैं। आज तीसरा वीडियो देख रहे हैं हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुका है और आज हम लोग ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री है। आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन और वीडियो पहले मिल सके। चलिए तो हम लोग तैयारी करते हैं बिना समय गंवाए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को आप नहीं देखें तो पूरा वीडियो जाके आप देखें। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते हैं हम लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड और या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कैनेलियन हाउटमैन था। कैनेलियन हाउटमैन था जो इंडिया आने वाला प्रथम डच यात्री कैनेलियन हाउटमैन था। स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इस कंपनी को वेरिंग द ओस्तो इंडीज कंपनी भी कहा जाता था। वेरिंग द ओस्तो इंडीज कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नागापट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में ज़्यादा रुचि लिया। डचों जो था वो भारत के साथ इंडोनेशिया में व्यापार करने के लिए ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं फिर से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? बोलिएगा आप। डच कहा जाता है। इंडिया आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? बोलिए। कैनेलियन हाउटमैन। कब आया था? 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को वेरिंग द ओस्तो इंडीज कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, इस कंपनी को क्या कहा जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वेरिंग द ओस्तो इंडीज कंपनी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब और कहाँ खोला? क्वेश्चन ये आएगा। तो 1605 में खोला और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर कहाँ बनाया? तो नागापट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्तु को मतलब कि निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा युद्ध से हुआ। भारत में जो पतन हुआ डचों का वो बेदरा युद्ध से हुआ। इस युद्ध में 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। डचों की हार हुई। इसमें डचों की हार हो गई। जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे तो उसमें हार हो गई बेदरा के युद्ध में। उसके बाद ये लोग भारत से समझिए तो सिमट ही गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला चैप्टर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगला टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज के नाम से हुई। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को
अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। इन्होंने जहांगीर के समय से वे भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में 217 साझेदार थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बने। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आया। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। हॉकिंस जो आया ब्रिटेन से, वो फारसी भाषा में बात की। तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी, इसीलिए हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात किया, क्योंकि मुगल के जो भाषा था वो फारसी हुआ करता था। तो हॉकिंस तो फारसी में आकर मुगल भाषा से बात किया। जहांगीर खुश हुआ। जहांगीर जब फारसी में बात किया हॉकिंस, तो जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने को छूट नहीं दिया। तो आया था व्यापार के छूट के लिए बात करने, लेकिन इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया, लेकिन उसे व्यापार करने में छूट नहीं दिया। स्वाली का युद्ध। यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 और 30 नवंबर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। इसमें अंग्रेज की जीत हो गई। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। यह मुंबई जो साल्सेट द्वीप पर स्थित शहर है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों को दहेज के रूप में मुंबई मिला। चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई बंदरगाह मिला, वो 10 पाउंड पर वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने दे दिया। कलकत्ता। बंगाल के सूबेदार अजीम उन शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 के वार्षिक किराए पर 3 गांव सुतांती, कालीकटा और गोविंदपुर लेकर कलकत्ता बनाया था। अब इससे आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। इससे आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही पढ़ा जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।